तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि टैक्सोनॉमी के टाइप कितने होते हैं। कुछ वैसे लोग भी तो बढ़ गए जो नकली करेंसी छापने लगे, सब सोचा अरे बढ़िया है, ब्लैक एंड व्हाइट है, जीरोक्स मार के निकाल लो, काम चल जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा ना, खाली वैसा वाला अगर जीरोक्स वाला करेंसी चला। तो चीजों में मॉडिफिकेशन आए, हमने अपना सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, करेंसी में स्ट्रिप्स लगा दिया। गांधी जो वो एक ऑर्गेनिज्म 2 रुपए के पेपर में आप सेल कर रहे हो, है ना, उस ऑर्गेनिज्म को 2 रुपए के पेपर में सेल कर रहे हो या 10 रुपीज पेपर में, बंदा उसको ऐसे पॉकेट में लेके चल रहा है। अब हम कोई एक जगह गए, दिल्ली गए, वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो हमें यहाँ पेपर में कलर चेंजेस आ जाएगा, व्हाइट से हो सकता है ब्लू हो जाए, तो हम सुरक्षा ले लेंगे ना, हमको पता चल जाएगा अरे यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है। तो सोचो, अगर आप टैक्सोनॉमी को पढ़ते हो और ऐसे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप इससे कितने सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो। इट इज नॉट मेरली आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म एंड लेबलिंग इट आउट, बट इट इज मच बियॉन्ड। मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप सो अभी तक हम लोगों ने जो लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा वो सब कुछ समझ आया होगा। अब इधर के जो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि टैक्सोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं। तो वंस वी एंड विद दिस पार्ट, टैक्सोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं, फिर हम लोग कहाँ मूव ऑन करेंगे, आज के क्लास में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को देखेंगे। तो ये क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अब आज हम पहले ये बताएं कि टैक्सोनॉमिक टाइप किसको कह रहे हैं। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जब करेंसी सिस्टम आया हो, यानी कि जो नोट्स वगैरह बने होंगे, तो पहले के जमाने का नोट्स को देखिए ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, है ना। पहले के जमाने का जो नोट आता था वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, उसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम भी होता था वो बहुत कम होता था। मतलब बेसिक आइडिया क्या था ना, जो करेंसी मेकर थे उन लोगों का बेसिक आइडिया ये था कि भैया ये यूनाइटेड स्टेट वाला करेंसी है, इसको देख के समझ जाना ये इंडिया वाला करेंसी है, तो मतलब बस उसमें कुछ इंडिया वाला लोगो होगा, उसमें कुछ यूनाइटेड स्टेट वाला लोगो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कुछ वैसे लोग भी तो बढ़ गए जो नकली करेंसी छापने लगे, सब सोचा अरे बढ़िया है, ब्लैक एंड व्हाइट है, जीरोक्स मार के निकाल लो, काम चल जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा ना, खाली वैसा वाला अगर जेरोक्स वाला करेंसी चला। तो चीजों में मॉडिफिकेशन आए, हमने अपना सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, करेंसी में स्ट्रिप्स लगा दिया, गांधी जी का वो लोगो दे दिया, वाटरमार्क दिया, और बहुत सारे ये हुए चेंजेस हुए। तो अब हम लोग जो सेम करेंसी को कुछ और भी सिक्योरिटी वाइज हम लोग लेवल्स पे जानते हैं। तो उस आइडिया को लेकर अब हम लोग अपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझने वाले हैं। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जनरली दो तरह के होते हैं। एक जो हो गया क्लासिकल या ओल्ड टैक्सोनॉमी, मतलब इसको यूज करने वाले प्लेटो या एरिस्टोटल या लिनेनियस, कैरोलस लिनेनियस या उनके फॉलोअर्स इसको यूज करते थे। बेसिक आइडिया क्या था ना, ये लोग ये मानते थे कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो इम्यूटेबल है, यानी स्टैटिक एंटिटी है। ये इम्यूटेबल या स्टैटिक एंटिटी का मतलब क्या होता है, ये इम्यूटेबल स्टैटिक एंटिटी का मतलब होता है कि ये जो है ना, ये एज पर प्लान ऑफ द क्रिएशन है। मतलब भगवान ने बड़ा फुर्सत में बैठ के, ब्रह्मा जी बड़े फुर्सत में बैठ के इनको प्लान किया है। तो इनमें क्या गड़बड़ी हो सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एकदम फिक्स है। अगर भगवान ने सपोज कीजिए एक डॉग बना दिया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा विद टाइम, ठीक है, ऐसा इन लोगों का मानना। ठीक, देन स्पीशीज आर सेंटेड टू टैक्सोनॉमी, सब स्पीशीज या वैरायटी या रेसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर मैंने मान लिया कि होमो सेपियन सेपियन, यानी होमो हो गया आपका जीनस और सेपियन हो गया स्पीसीज, तो उसके साथ एक और हम लोग सेपियन ऐड कर, तो वो क्या हो गया, वो सब स्पीसीज यानी रेस को दिखाता है। सिनोमिनसली हम लोग कभी कभार यूज करते हैं। तो ये क्या कहता है, सब स्पीसीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा मोड़ा वेरिएशन है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इन लोगों ने क्या सोचा कि सब स्पीशीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, स्पीशीज को ही पकड़ लो वो काफी है।
ठीक है, लेकिन आगे चल के हम लोगों को पता चलेगा कि सब स्पीसीज का भी इंपॉर्टेंस रहता है। अब हमने राउंड वर्म तो आइडेंटिफाई कर लिया जो कि एक स्पीसीज है, अब उसका सब स्पीसीज क्या है कि एक ऐसा राउंड वर्म जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता हो, तो वो उसका सब कैटेगरी हो गया ना, सब स्पीसीज हो गया। लेकिन ये लोग कहता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी इनके भाषा में देखा जाए कि एक करेंसी निकालो और वो पूरा वर्ल्ड में चला दो, काम चल जाएगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। इंडिया का करेंसी इंडिया में चलेगा, यूएस का करेंसी यूएस में चलेगा, राइट। तो ये इन लोगों का कॉन्सेप्ट था। और इन लोगों ने क्या कहा, इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा था ना, वो मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड पे चल रहा था। मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड मतलब बाहरी आउटलुक कैसा है, बाहरी आउटलुक कैसा है, सिर्फ उसी के ग्राउंड पे चल रहा था। बाहरी आउटलुक मतलब क्या, अब जैसे करेंसी अगर देखिए, नोट देखिए किसी भी कंट्री का, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जनरली सभी कंट्रीज के जो करेंसी होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो अब उन लोगों ने कह दिया ये जो डिफरेंस है, ये किसके बेसिस में हम लोगों ने किया, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस में। तो इन लोगों ने जो स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस में किया। और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में किया भी। देन बहुत ही कम कैरेक्टर्स को हम लोगों ने एक्चुअली आइडेंटिफाई किया, और इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया एंड उसको यूज किया क्लासिफिकेशन के लिए। बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब खाली हम लोगों ने देख लिया राउंड वर्म कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, बस उस हिसाब से मॉर्फोलॉजिकल हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। और ज्यादा उसके अंदर डीप ड्रिल नहीं किया कि ये ह्यूमन को इफेक्ट करेगा या किसी और ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा। बस राउंड वर्म के कुछ फीचर है, कैरेक्टर है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन वैसे तो काम नहीं चलेगा, राइट। तो दिस ब्रिंग्स टू मी अ पॉइंट कि इसमें कुछ सर्टेन डिमेरिट्स है। ये वाले क्लासिकल टैक्सोनॉमी में कुछ एक सर्टेन डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है भाई, तो डिमेरिट ये है कि ऑर्गेनिज्म में है मेनी कैरेक्टर। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, राइट। किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर खाली आप अगर मान के चलो एक डॉग आपने देखा, ठीक है, और आपने मॉर्फोलॉजिकली देख लिया कि वो चार टांगों पे खड़े रहते हैं, उनके पूंछ रहते हैं और कैनाइन्स होता है, तो सिर्फ यही तो एक नहीं होगा। आपको और बोला जाएगा तो आप डॉग के बारे और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे दोगे कि उसका टंग हमेशा हैंग आउट होते रहता है, ठीक है, कान एकदम आगे की ओर है, आंख आगे की ओर है, ऊपर की ओर कान है, आंख आगे की ओर है, और भी बहुत तरह तरह के आप कैरेक्टरिस्टिक उसमें एड ऑन कर सकते हो। फिर उसमें भी आप कहोगे कि पोमेरियन डॉग होते हैं जिनके एयर बड़े होते हैं, रॉट व्हीलर के अलग टाइप दिखता है। तो आपने क्या किया कि बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक को डॉग में ही बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही काम चलाया। फाइन। देन अब हम लोगों ने क्या देखा कि इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये इन लोगों ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, इसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्चुअली रिप्लेस कर दिया किससे, नेचुरल या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये रिप्लेस हो गया विद द नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं which kept on piling up and thereby it actually bring out the natural affinities of a certain organism। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो रिप्लेस हो गया विद द नेचुरल एंड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, राइट। अब इसके तुलना में ये तो हो गया क्लासिफिकेशन या ओल्ड टैक्सोनॉमी। अब इसके कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी या न्यू सिस्टमैटिक्स क्या कहता है, ठीक है ना। ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी या न्यू सिस्टमैटिक्स क्या कहता है, तो ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है ये दिया गया जूलियन हॉक्सले के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया जूलियन हॉक्सले के द्वारा। और जैसे कि इट कंसिडर ऑल द कैरेक्टर्स सच एज, यहाँ पे जो इन लोगों ने कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया था क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंदर, इनको तो इन लोगों ने लिया ही लिया, साथ ही साथ इन लोगों ने कुछ और कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया। जैसे कि इन लोगों ने साइटोलॉजी को देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल टाइप्स हो सकते हैं, तो उन लोगों ने साइटोलॉजिकल स्टडी भी किया। साथ ही साथ उन लोगों ने फिजियोलॉजिकल स्टडी भी किया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजिकल मेकअप कैसा है, ठीक है ना।
अगर आप फिजियोलॉजी को स्टडी करो, हॉर्स का फिजियोलॉजी, अगर आप उसको डाइसेक्ट आउट करो तो हॉर्स हॉर्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग किस्म का है। अगर आप ह्यूमन को डाइसेक्ट करो तो हमारे अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग किस्म का है। तो इन लोगों ने इसको भी स्टडी किया, फिजियोलॉजी को। देन बायोकेमिस्ट्री को भी स्टडी किया। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में भी स्टडी करने के बाद मतलब उसमें क्या है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो काउज या हॉर्सेस में अवेलेबल है लेकिन हमारे में नहीं है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं जो लायन टाइगर्स में अवेलेबल है लेकिन हमारे में नहीं है, या कुछ ऐसे एंजाइम प्रोटीन हमारे में है जो उन एनिमल्स में नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री यानी कि बायोकेमिकल एनालिसिस में जो कैरेक्टर्स निकल के आए उसको भी कंसीडर किया इस मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर। तो इन लोगों ने क्या क्या कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया? एक तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी में जो कैरेक्टर्स थे उनको तो लिया ही लिया, साथ ही साथ और किन कैरेक्टर्स को ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ उन लोगों ने साइटोलॉजिकल कैरेक्टर को भी लिया, उसके साथ साथ उन लोगों ने फिजियोलॉजी को भी लिया, बायोकेमिस्ट्री को भी लिया, इकोलॉजी को भी लिया। इकोलॉजी में अब कहोगे इकोलॉजी में क्या फर्क पड़ता है सर? अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बिल्कुल गोबर में एग्जिस्ट करता है। अब क्या ह्यूमन बीइंग गोबर के अंदर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, राइट। तो सर्टेन ऑर्गेनिजम्स है जो काउडंग में भी सर्वाइव करेगा, सर्टेन ऑर्गेनिज्म है जो ओशियन के अंदर सर्वाइव करेगा। तो इकोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ रोल टू डिफरेंशिएट सर्टेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अदर। ठीक है, तो उनमें भी चेंजेस आ जाता है। साथ ही साथ जेनेटिक मेकअप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, इस जेनेटिक मेकअप को यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने रहेंगे हमारे ह्यूमन के केस में, अगर आप उसको कंपेयर करोगे हॉर्स, डोंकी या कोई अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, वो तो वेरी कर जाएगा। उनमें तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उतने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे भी देखिए यहाँ पे इन लोगों ने कंसिडर किया। ठीक है, इस ग्राउंड में भी ऑर्गेनिजम्स को आप डिवाइड कर सकते हो। इमेजिन कीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या यूं कहिए कि हम लोग ह्यूमन, हम लोग अराइव हुए सर्टेन प्रीमेट एप्स वगैरह से अराइव हुए। ठीक है, तो अब उस एप कैटेगरी के अंदर तो और भी बहुत सारे एप्स है ना, चिंपैंजी है, मंकी है, इवन वी ऑल्सो कम इनटू दिस। तो अब क्या सभी का नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है? नहीं, चेंजेस है, राइट। अगर आप ओल्ड टैक्सोनॉमी को देखो तो वो सबको एक कटघरे में रख दिया, कह दिया कि ह्यूमन भी एक है, बंदर भी एक है, चिंपैंजी भी एक है। लेकिन इन लोगों ने जेनेटिक मेकअप के आधार पर डिफरेंशिएट किया कि नहीं, वो अलग है, हम अलग है, मंकीज अलग है, राइट। तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे भी डिफरेंशिएट हुआ। तो दे हैव कंसीडर्ड सो मेनी कैरेक्टर्स टू आइडेंटिफाई, टू नेम सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन हम लोग मूव ऑन करेंगे। इट बिलीव्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या बोलता है? भगवान का देन है, ब्रह्मा जी फुर्सत में बैठ के बनाए। ओल्ड टैक्सोनॉमी, ब्रह्मा जी जो है फुर्सत में बैठ के बनाए। अब बताओ, कमाल हो गया। ब्रह्मा जी इतना बड़ा स्ट्रक्चर को ठोक पीट के एकदम अमेजन का पार्सल की तरह इनकॉर्पोरेट कर दिया, और फिर वो पार्सल जैसी बॉर्न हो रहा है, वो अचानक से खुल के एकदम बड़ा हाइट ले ले रहा है। मतलब इट इज क्वाइट अम्यूजिंग, सुन के ही मतलब अजीब लग रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा लिंक है जो आगे डिवाइड हुआ, वो फर्दर डिवाइड हुआ, होते होते मतलब इमेजिन कीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म था जो कि वाटर में सर्वाइव करता था, धीरे धीरे ये बाहर लैंड में आया तो एक सर्टन अलग किस्म का ऑर्गेनिज्म का फॉर्म दिया। देन फिर ये इनमें भी कुछ अलग डिवीजन आया, कुछ जंगल में रहना चालू किए तो कुछ आर्बोरियल हो गए, मतलब पेड़ वगैरह में रहना चालू हो गए। देन इनमें से भी फर्दर कुछ डिवीजन हुआ, फर्दर डिवीजन हुआ, ऐसे ऐसे दे कीप ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही बात हम कह रहे हैं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। इसको ही हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं कि माहौल के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, माहौल के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो आज के डेट का जो ह्यूमन बीइंग है, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। जो हल्की फुल्की चेंजेस हो रही थी ना विद टाइम, तो हम लोग उसका नतीजा है। वी आर द रिजल्ट ऑफ दैट चेंजेस दैट अकर्ड
ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम। ठीक है, हम लोग अचानक से ऐसे नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी बोले तथास्तु और सब प्रकट हो गया, बिल्कुल नहीं। ये जो विद टाइम हल्का फुल्का चेंजेस आता रहा, वी आर द रिजल्ट ऑफ दोज चेंजेस, राइट। देन दिस मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जिसको हम लोग न्यू सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, दे आल्सो स्टडी ऑल द वेरिएशंस इन द स्पीशीज। तो हमारे अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं जी, हल्की फुल्की वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन हाँ वेरिएशंस आ रहे हैं। लेकिन कैसे, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर बोला जाए, एक वक्त था जब ह्यूमन के टेल हुआ करते थे, लेकिन ये वेरिएशन की वजह से टेल एलिमिनेट हो गया। आज के डेट में बस एक टेल बोन, छोटा सा ऐसा ट्रायंगुलर शेप का टेल बोन दिखेगा, बाकी वो पूरा एंटायर टेल रिमूव हो चुका है। इमेजिन कीजिए अगर टेल रहता तो कैसा लगता, अच्छा लगता कि नहीं? कितना बढ़िया जीन्स के साथ एक पीछे से एक टेल मुंह ट्री से निकला रहता है। तो हम लोग जो है सभी वेरिएशंस को स्टडी करते हैं, राइट। जो भी माइनर वेरिएशंस आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हो किसी एक बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया के लिए, तो इन वेरिएशंस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अभी आएंगे, ठीक है। तो बिल्ड योर मोटिवेशन कि क्यों हम लोग टैक्सोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं। इसको हम लोग कई बार पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। क्यों पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स? क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ऑफ कोर्स विद इन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रहा है, तो जिसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। तो एक पॉपुलेशन को कैसे एक हम लोग नाम दे सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कई बार पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पॉपुलेशन सिस्टमैटिक ओल्ड टैक्सोनॉमी को नहीं बल्कि न्यू टैक्सोनॉमी को कहते हैं, यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी को कहते हैं या न्यू सिस्टमैटिक्स को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स, मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी या न्यू सिस्टमैटिक्स को कह रहे हैं। क्लियर? देन आगे अगर मूव करें तो एक और बात क्या लिखा हुआ है, स्पीसीज आर कंसिडर्ड डायनामिक, यानी कि हर एक स्पीसीज में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। स्पीसीज जैसे कि ओल्ड टैक्सोनॉमी कहता है कि स्पीसीज स्टैटिक है, लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या कहता है, वो डायनेमिक है, चेंज हो रहा है, माहौल के अनुसार वो सेट हो जाएगा। ठीक है, यू चेंज द एनवायरमेंट, स्पीसीज में भी चेंजेस दिखेगा। क्लियर? देन अगर देखा जाए, जैसे यहाँ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ, रिप्लेस हो गया नेचुरल या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक उसी तरह ये जो डिस्क्रिप्शन हुआ था किसके ग्राउंड पे हुआ था, मॉर्फोलॉजी के ग्राउंड पे, कि कैसा अपेरेंटली दिखता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिलिमिटेशन जो हुआ था, यानी कि पूरे के पूरे स्पीशीज कम्युनिटी को जो एक मॉर्फोलॉजिकल कटघरे में खड़ा कर दिया था, ये मॉर्फोलॉजिकल कटघरा अब चेंज हो गया। अब इट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन, यानी बायोलॉजिकली जो चेंजेस या जो कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं उनको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि एक बहुत ब्रॉड हॉराइजन आ गई। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस में। मॉर्फोलॉजी क्या, जैसे कि आप देख सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे दो कान है, हाँ, एक नोज है, दो आईज है, ये हमारे मॉर्फोलॉजी हो गई। बट ये बात को अब चेंज हो गया, ठीक है। डिलिमिटेशन का मतलब एक दायरा बांध दिया गया। पहले था सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल दायरा, अब बोल दिया गया कि बायोलॉजिकली जितने भी कैरेक्टर्स को आप देख रहे हो, चाहे जेनेटिक कैरेक्टर, बायोकेमिकल कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर, वो सारे कैरेक्टर्स के अंतर्गत जो आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल डिलिमिटेशन इज रिप्लेस्ड बाय बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, व्हेन द morphological delimitation is replaced by biological delimitation, we call it as ABCD, old taxonomy, new systematic। कौन सा हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स ये न्यू सिस्टमैटिक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या रिप्लेस हुआ, आर्टिफिशियल सिस्टम रिप्लेस विथ नेचुरल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिलिमिटेशन रिप्लेस विथ द बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन। Is that clear? So far any doubt? कोई डाउट है तो पूछिए। सर इसका डिफरेंसेस भी आता है क्या एग्जाम में, दोनों का डिफरेंसेस?
डिफरेंसेस यही हुआ ना कि हाँ, ये तो एग्जाम में आता है क्या? हाँ, डिफरेंसेस जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों का डिफरेंसेस, ठीक है। पता होना चाहिए कि इसके बेसिस में क्या क्लासिफिकेशन हो रहा है, टैक्सोनॉमी नेम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये दिया हुआ, you can consider it as a differences, you can also consider it as an individual types of taxonomy. Clear? और स्पीसीज में जो वेरिएशन है वो बस वो टेल पे है कि और भी वेरिएशंस है? स्पीसीज में वेरिएशंस आते रहेंगे। हमने जो टेल का एग्जांपल दिया वो ह्यूमन की केस, अभी ये वेरिएशन आता रहता है, सभी ऑर्गेनिज्म में आपको दिखेगा। हम लोग कई बार कंसीडर करते हैं कि लिजर्ड कहीं ना कहीं उसका एंसेस्ट्री रहा होगा वो डायनासोर वाला ही है। तो आप देखिए डायनासोर कैसा हुआ करता था और लिजर्ड को देखिए कैसा है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो चेंजेस आया ना, वो माइनर माइनर चेंजेस आए, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेस दिखेगा, ऐसा नहीं है। एलिफेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, मैमथ से आया होगा। अब मैमथ को देख लीजिए और एलिफेंट को देख लीजिए, चेंजेस आए हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, वो विद टाइम आता है और वो सिचुएशन बेस्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म खुद को सरवाइव करना चाहते हैं, दे वांट टू सरवाइव, और सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी चेंजेस है उसको वो अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है ना। सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी चेंजेस है उसको वो अडॉप्ट करता है, और ये जो चेंजेस है ये परमानेंट हो जाते हैं, ये विद टाइम उसके जनरेशन में भी दिखेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं नीड फॉर टैक्सोनॉमी। यानी अब तक हम लोगों ने कई सारी चीजों को देख लिया, लिविंग बींग्स को आइडेंटिफाई कर लिया नॉन लिविंग से, फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैसे हो रहे हैं, उसके रूल्स क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक मोटिवेशन बना होना चाहिए कि क्यों हम लोग इसको पढ़े, कोई एक स्कोप होना चाहिए ना, क्यों पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं। अब नाउ लेट अस बिल्ड योर मोटिवेशन, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो लेट अस कंसीडर व्हाट इज द नीड फॉर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाई वी शुड स्टडी टैक्सोनॉमी। तो इसमें सबसे पहला हम ये कहेंगे कि टैक्सोनॉमी की वजह से हमें क्या पता चल रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पता चल रहा है। ये जब हम लोग टैक्सोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है अरे कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे आस पड़ोस, ठीक है। तो ये एक पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा अगर देखा जाए इस टैक्सोनॉमी को अगर हम लोग पढ़े तो क्या फायदा और हम लोग देख सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिजम्स भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब आप जब कोई नया ऑर्गेनिज्म देख रहे हो तो उसको लेबल आउट करोगे, नेम आउट करोगे, और नेमिंग के लिए सर्टेन प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। तो जब आप देख रहे हो कि सर्टेन क्राइटेरिया आर नॉट गेटिंग मैच, तो आपको क्या पता चला कि एक मैंने नया ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट किया, और उसमें उसके बाद आप अपना नाम भी लगा सकते हो, राइट। तो नए ऑर्गेनिजम्स को भी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। देन थर्ड फायदा क्या है, एक तो हमने देख लिया डाइवर्सिटी क्या है, दूसरा हमने देख लिया दैट न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइडेंटिफाइड। थर्ड बेनिफिट क्या है, थर्ड फायदा है स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं और उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखेंगे। यानी कि अगर हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बींग, आज के डेट का जो मॉडर्न ह्यूमन बींग है, क्या आज से कुछ हजारों साल पहले या मिलियन ईयर्स अगो भी ये ह्यूमन बींग सरवाइव करता था इस अर्थ में। तो ये सारी बातें हम लोगों को फॉसिल से पता चला कि कुछ प्रिमिटिव मैन हुआ करता था, उसको हम लोग एक ग्रुप रख दिया उसको, जिसको हम लोग कहेंगे रेस। उस रेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि
जो मैन एग्जिस्ट करता था वो मॉडर्न मैन से थोड़ा डिफरेंट रहता था, बट येट इट रिजेंबल लाइक अ मैन। मॉडर्न मैन से डिफर करता था, बट येट इट रिजेंबल लाइक अ मैन। तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग इस्टेब्लिश कैसे कर पाए? बिकॉज ऑफ द टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टैक्सोनॉमी। हम लोगों को एक एक लिंक हम लोग जोड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टैक्सोनॉमी ओनली। ठीक है, देन फोर्थ, और क्या बेनिफिट है इसको पढ़ने से? हम लोग यहाँ पे पेस्ट या फिर पैथोजन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पेस्ट या पैथोजन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एज इन, अगर कोई एक नया बैक्टीरिया आ गया और वो बहुत ज्यादा डिजीज कॉज कर रहा है, तो हम लोग तुरंत टैक्सोनॉमी का हेल्प लेंगे। हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिस्ट को, पता कीजिए ये कौन सा बैक्टीरिया है जो इतना कौरान मचा रखा है। ठीक है ना? अभी जैसे एक फंगल डिजीज फैला हुआ है झारखंड में, तुरंत इसको एज एन एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है रिसेंटली। तो टैक्सोनॉमिस्ट को बोला गया कि आप इसको देखो तो आइडेंटिफाई करो ये कौन सा भाई फंगस है। तो लोगों ने बोला ये ब्लैक फंगस है। तो देखो कितना जल्द से जल्द हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन से डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। तो देखो पेस्ट और पैथोजेंस वगैरह को हम लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर ले रहे टैक्सोनॉमिकल हेल्प लेकर। ठीक है ना कितना इंपॉर्टेंट? अब नेक्स्ट और क्या हेल्प हो सकता है भाई टैक्सोनॉमी को पढ़ के? तो हम लोग यूजफुल ऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यूजफुल ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यूजफुल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे ऐसे एल्गीज है जो आज के डेट में उनमें से बायोफ्यूल निकाला जा रहा है। यानी ये टैक्सोनॉमिस्ट वाले कुछ टैक्सोनॉमिस्ट लोगों ने कुछ ऐसे एल्गी ग्रुप को, एल्गल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जहां पे उन लोगों ने देखा कि इसका जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो ये रिलीज कर रहा है, ये कुछ फ्यूल वाला कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले कर रहा है। तो क्या हम लोग इसमें से बायोफ्यूल हार्नेस कर सकते हैं? यानी सोचो, अगर एल्गीज को हम लोग बहुत बड़े पैमाने में कल्टीवेट किए और उसमें से जब हम लोग बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में डीजल पेट्रोल वाले जो क्राइसिस है उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। या फिर सिर्फ बायोफ्यूल की ही क्यों बात करें? कई सारे ऐसे एल्गीज भी है जिसको कछुआ खाते हैं और 200 साल तक जिंदा रहते हैं। तो लोगों ने आइडेंटिफाई किया अगर ये ह्यूमन खाए तो इसको क्या बेनिफिट मिलेगा। ऐसे भी यूजफुल एल्गीज है। और सिर्फ वी आर नॉट लिमिटेड विद एल्गीज, बैक्टीरिया को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। जैसे कर्ड में जो बैक्टीरिया रहते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो हम लोग बहुत सारे यूजफुल ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी, वरना ये पॉसिबल नहीं था। राइट? देन सिक्स, अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म या बायो इंडिकेटर। क्या है ये बायो इंडिकेटर? अभी जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों बी एज अ पीपल, हम लोगों का यहाँ पे एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, सबको पता है, न्यूज में अवेलेबल है। ऑक्सीजन का ये कंसेंट्रेशन घट रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, रेडिएशन, सो ऑन सो फॉर, ये न्यूज़ेस आर फ्लडेड अराउंड। तो अगर आप टैक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आप जानते हो क्या वंडर कर सकते हो। आप एक ऐसा माइक्रोब या ऐसा ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसको आप थोड़ा कुछ इस फॉर्म में मॉडिफाई कर दो कि आप उसको जेब में लेकर ऐसे चल रहे हो और वो कलर चेंज कर जाएगा जहां पे रेडिएशन होगा, जहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा। तो सोचो, वो एक ऑर्गेनिज्म 2 रुपए के पेपर में आप सेल कर रहे हो, है ना, उस ऑर्गेनिज्म को 2 रुपए के पेपर में सेल कर रहे हो या 10 रुपीज पेपर में, बंदा उसको ऐसे पॉकेट में लेके चल रहा है। अब हम कोई एक जगह गए, दिल्ली गए, वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो हमें यहाँ पेपर में कलर चेंजेस आ जाएगा, व्हाइट से हो सकता है ब्लू हो जाए, तो हम सुरक्षा ले लेंगे ना, हमको पता चल जाएगा अरे यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है। तो सोचो, अगर आप टैक्सोनॉमी को पढ़ते हो और ऐसे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हो,
तो आप इससे कितने सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो। इट इज नॉट मेरली आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म एंड लेबलिंग इट आउट, बट इट इज मच बियॉन्ड। समझ रहे हो बात को? तो अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे ले ले बायो इंडिकेटर। जैसे कि मान लीजिए अगर प्रेजेंस ऑफ ई कोली है, मान लीजिए ई कोली है, या फिर कुछ और डैफनिया हो गया, है ना, डैफनिया हो गया, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट वाटर पोल्यूशन। ये क्या दिखा देगा कि ई कोलाई और डेफनिया जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपको लगता है कि कोई एक सर्टेन रिवर है और वहां पे ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जहां पे आप कह सकते हो कि भाई इस जगह का जो पानी है ना वो पोल्यूटेड है। तो आप क्या करोगे? उस जगह का पानी लोगे, सैंपल लोगे, और उसमें ई कोलाई और डेफनिया वगैरह को थोड़े से मात्रा में छोड़ दोगे। तो आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो? जब उनका पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, मतलब क्या है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये पानी में बहुत पोल्यूशन है, तभी तो ये लोग सर्वाइव कर रहा है, राइट? या फिर उस पानी का आप सैंपल लेके आओगे और उसमें से आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या इसमें इकोलाई है, क्या इसमें डेप्निया वगैरह है। अगर हो गया तो आप क्या कहोगे कि ये पानी देखिए पॉल्यूटेड है जी, इसको पीने से या इवन इसके टच से बहुत सारे डिजीजेस हो सकता है ह्यूमंस को। है ना कितना इंपॉर्टेंट ये टैक्सोनॉमी, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है ये। देन एक और जैसे अगर मान लीजिए लाइकन के पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो रहा है, लाइकन एक स्पेशल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर ये डिक्लाइन कर रहा है इसका पॉपुलेशन, तो ये इंडिकेट कर रहा है SO2 पोल्यूशन को। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है। याद कीजिए ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना एसिड रेन में भी रोल प्ले करता है। तो अगर कोई एक एरिया में लाइकन्स है और उसका पॉपुलेशन घट रहा है या रिडक्शन इन द लाइकन्स कम्युनिटी, तो आप कह सकते हो कि वहां पे ना SO2 का पोल्यूशन है। तो सीधे सीधे तौर पे इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। देखो कितना हमारे को हेल्प कर रहा है ये टैक्सोनॉमी, राइट? नेक्स्ट, और क्या हेल्प कर सकता है भाई? ठीक है, और हेल्प ये कर सकता है, क्वारंटीन कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। जब से ये कोविड-19 आया सबको पता चल गया क्वारंटीन, क्वारंटाइन सेंटर, है ना? तो ये देखिए हमें आज टैक्सोनॉमी की मदद से पता चल गया कि भैया ये कोविड-19 कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका अदर मेंबर सार्स है और मार्स भी है ना? सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉजिंग वायरस को सार्स कहते हैं, या मार्स भी एक और दूसरे किस्म के उसी फैमिली के वायरस है। तो अगर हम कोई जगह पे क्वारंटीन सेंटर पे हम आइडेंटिफाई कर रहे कि एक जगह को हम क्वारंटीन सेंटर, तो हम पहले वहां पे डिसइंफेक्ट कर देंगे कि भैया यहाँ कोविड-19 वायरस नहीं होना चाहिए। तो हमको क्वारंटीन कंट्रोल में भी मदद मिल रहा है टैक्सोनॉमी को पढ़ के। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, राइट? तो नॉट ओनली दिस, हम लोग इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग वीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं? हम लोग डिजीज ऑर्गेनिज्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतना सारा चीज हम लोग जो है कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। और इट इज नॉट लिमिटेड टू ओवर हियर। लिखाने को तो इसके इतने सारे नीड है ना कि किताबें कम पड़ जाएंगे, पन्ने कम पड़ जाएंगे, इसके रिक्वायरमेंट बहुत है, हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में है। लेकिन ये जस्ट आपको एक मोटिवेशन बिल्ड करेगा। आप किसी भी स्फीयर में जाओ, बायोलॉजिकल स्फीयर, बी इट MBBS डॉक्टर, बी इट एनी बायोकेमिस्ट, बी इट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनका यूज आता ही रहेगा, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है ये। नेक्स्ट, बहुत सारे यूजेस हैं, एक और यूजेस देख लेते हैं, एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी फॉरेस्ट्री वगैरह जो काफी इमर्जिंग फील्ड है, ठीक है। तो इनमें भी टैक्सोनॉमी का खासा रोल प्ले होता है, और इसमें भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, तो उसके कंजर्वेशन में भी टैक्सोनॉमी का एक बहुत अहम रोल रहता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि टैक्सोनॉमी का कितना इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। सो फार एनी डाउट?
क्या आपका कोई डाउट है? सर वो 4 नंबर पेस्ट एंड पैथोजन क्या होता है? विच वन? 4th वाला पॉइंट। पेस्ट एंड पैथोजन। हम्म। देखिए पेस्ट क्या होता है जनरली, पेस्ट जनरली हो सकता है, हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई एक प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, कोई इंसेक्ट वगैरह, तो वी कंसिडर इट एज द पेस्ट। लेकिन पैथोजन के केस में क्या हो जाता है, जो माइक्रोस्कोपिक नेचर का हो जाता है, थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह जो हो जाते हैं, उसको हम लोग जो है कि पैथोजन कंसिडर करेंगे। ह्यूमन के केस में कंसिडर कीजिए, जो सर में जू हो जाता है, गांव में जाइए वो लेडीज लोग एक दूसरे का जू ही चूमते रहती है, बहुत बढ़िया टाइम पास है। लूडो गेम खेलने के बजाय या पबजी खेलने के बजाय वो लोग मस्त बैठ के जू चूमे, दे फिगर आउट द पेस्ट। ठीक है। अब पैथोजन क्या हो गया कि कोई बैक्टीरिया मेरे को इफेक्ट कर गया, तो दे आर कंसिडर्ड एज अ पैथोजन, राइट। और सर वो जो SO2 पॉल्यूशन का दिखाने के लिए उसका डिक्लेन नहीं हो रहा है लिचन? हाँ लाइकन, उसको लाइकन्स कहते हैं। हाँ, ठीक है, ये लाइकन। decline तो वो कैसे होता है। पता चलता है वो है नहीं है? हाँ देखिए, मान लीजिए कि यू आर एज अ पर्सन, यू आर मूविंग टू अ सर्टेन सिटी, और वो सिटी मान लीजिए सिटी ए है, यहाँ पे खूब ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री हो रहा है। ठीक है। और आपको पता है कि कुछ सर्टेन लाइकन्स को अगर आप लेके जाओगे तो उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा। कुछ ऐसा आप लेके जाओगे लाइकन्स अपने साथ, और अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि यहाँ पे SO2 का पोल्यूशन होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज सिटी है, हाई बहुत ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो गया, तो ऑफकोर्स आपका ये कंटेनर में या जैसे भी आप इसमें लाइसेंस लेके जा रहे हो, इसकी कम्युनिटी घट रही है, पॉपुलेशन घट जाएगा। तो पॉपुलेशन घटेगा तो आप इजिली कह सकते हो कि नहीं यहाँ पे SO2 का पोल्यूशन है। क्लियर? तो वो स्टडी करने के लिए माइक्रो थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस है। हाँ, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो एज अ लेमन। अब लेमन को थोड़ी ना माइक्रोस्कोपिक की स्टडी पता होगा कि कैसे पॉपुलेशन को काउंट करेंगे लाइकन कम्युनिटी के। तो आप ऐसा लेमन के लिए अगर इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो आप लाइकन्स को कुछ ऐसा कर दो ना कि ये व्हाइट कलर का मान लीजिए, लाइकन्स को कुछ इस तरह से आप इमोबलाइज कर दो कि वो पेपर फॉर्म में रहे व्हाइट कलर। जैसे ही ये पॉपुलेशन बेस्ड एरिया में आया, ये व्हाइट कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लू रेड या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम वो कलर चेंज होगा। तो जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है, मतलब क्या, मान लीजिए 50% पॉपुलेशन डाई हुआ, मर गया, खत्म हो गया, तो व्हाइट से ब्लू हुआ। कंप्लीट पॉपुलेशन डेड कर गया तो मतलब ब्लू से रेड हो गया, कुछ इस टाइप से। मतलब आप कलर चेंजेस करके आप नॉर्मल लेमन पर्सन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसके लिए भी ये कन्वीनियंट हो गया कि उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ अगर रहेंगे तो ये SO2 की वजह से हम मर सकते हैं, मेरे को रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का जो ये सेकंड यूनिट था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हो गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये कैटेगरीज क्या है, तो यहाँ पे हम आपको ना एक एग्जांपल देना चाहेंगे। ठीक है। कभी अगर आप बाय द वे वो बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश वगैरह वहां पे अगर गए होगे, सुपरमार्केट्स वगैरह में, और बिलिंग काउंटर में अगर आप गए होगे, और बिलिंग काउंटर में जब आप वहां पेमेंट कर रहे होगे जो भी ग्रोसरी आपने परचेज किया हो, तो आप कुछ ऑब्जर्व किए हो, उनका जो बॉक्स निकलता है, पैसे से भरा हुआ ड्रॉयर जो निकलता है, वो कैसा रहता है? वो सर्टेन ग्रुप्स बना रहता है। जैसे एक खाते में रख देगा 100 रुपए का नोट, एक में रख देगा 200 रुपए का, एक में 500, एक में 2000 की करेंसी, फिर एक और बना देगा इसमें 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, और इसमें कुछ सर्टेन कॉइन्स वाला सेक्शन बना देगा। ठीक है ना? है ना? ऐसा क्यों किया? ताकि ताकि अगर मान लीजिए आपने 200 रुपीज दिया और आपका कितना बन रहा है, 120 बन रहा है, यानी 80 रुपीज वो रिटर्न करेगा, तो 80 रुपीज के लिए उसको समझना नहीं पड़ेगा 500 या 100 रुपीज को छूना नहीं पड़ेगा। वो 80 के लिए क्या करेगा, सिंपली वो 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 10 रुपीज वाला काउंटर को टच करेगा। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही रैंकिंग सिस्टम बनाया गया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, कि वो एक सर्टेन ग्रुप में डिलिमिट कर दिया जाए,
बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। और इस तरह का जो रैंकिंग सिस्टम बनाया गया, इस तरह का जो हायरार्की बनाया गया, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, जो कि है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है ना? तो अगले क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होने वाला है, उसमें कैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को रखे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, है ना? और हाँ, ये जो नोट्स वगैरह जो भी है, अब ये नोट्स को हम एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन एक्सेस देम। फाइन, will that work for you? Okay, so that's it for today. We'll meet again on next class. Till that time, have a great day.